तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था जीवों जनन के बारे में। कुल मिलाकर के इससे पहले मैंने 3-4 भागों में एक बड़ा सा चैप्टर निकाला था और वो था जीवों में जनन। तो आज अपन पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी पादपों में, तो पादपों में किस प्रकार का जनन होता है भाई। लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है ना। तो हम ये कह देंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो लैंगिक जनन के लिए पादप में जननांग के तौर पर पाया जाता है पुष्प, फ्लावर। और पुष्प कैसा होता है, पुष्प के बारे में जानकारी से आप भली भांति परिचित ही होंगे। पुष्प क्या चीज होती है। पुष्प सुख दुख का साथी, सुख में भी साथी होता है, दुख में भी साथी होता है। पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के पुष्पों को यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के द्वारा यानी कि टिश्यू कल्चर के द्वारा उगाया जाता है। और देखो एक पुष्प की संरचना क्या होती है उसके बारे में चलते हैं। तो मैं पुष्प की संरचना के बारे में आपको समझा देता हूं। एक पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस भागों के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। ये कौन सा भाग है भाई, दिमाग के अंदर थोड़ा सा आप यकीन कीजिएगा कि ये कौन सा भाग हो सकता है। इस भाग को अपन कह देंगे वृत्तिकाग्र कहेंगे ना। और ये भाग हो गया वृत्तिका। और फूला हुआ भाग जो होता है इस भाग को कहेंगे अंडाशय। अच्छा, तो ये तो एक पुष्प का मादा जननांग हो गया। तो जनाब पहले पुष्प के मादा जननांग के नाम लिख देते हैं। तो ये हो गया स्त्रीकेशर। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद जो संरचना बनेगी हम इस प्रकार की संरचना आपने देखे होंगे। इस प्रकार की संरचना ये एक पुष्प का नामांकित चित्र है। वृत्तिकाग्र ऊपर वाला भाग, वृत्तिका उसके नीचे, और अंडाशय से तीनों भाग मिलकर के स्त्रीकेश कहलाता है। अच्छा, इसमें और समझ लेते हैं कि ये क्या भाग है भाई। बाकी वाले भागों के बारे में भी नाम जानकारी होनी चाहिए। इस भाग को कह देंगे अपन परागकोश। क्या कह देंगे, परागकोश। अच्छा, फिर ये वाला भाग है पुतंतु बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, पुतंतु। डंठल भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको आप, डंठल भी कह सकते हो। और उसके बाद ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे, योजी या कनेक्टिव। योजी या कनेक्टिव। और अगर मैं बात करूं तो परागकोश, योजी और पुतंतु ये तीनों भाग मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं। किसका, पुंकेसर का। और नर जननांग ये होता है जिसका चिन्ह है ये नर जननांग। क्या नाम लिख दिया, नर जननांग। और हम यहां नाम लिख देते हैं मादा जननांग। ये स्त्रीकेशर का चिन्ह है और हमने नाम लिख दिया मादा जननांग। अच्छा, तो सबसे बारी और कौन सी संरचना, बाह्यदल।
11वीं में पढ़ चुके कैसे प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद दलपुंज, उसके बाद दलपुंज, और इसके भीतर पाए जाते हैं क्या, अंडाशय के भीतर क्या पाए जाते हैं, बीजांड। क्या कहेंगे इनको, बीजांड और बीजांडासन। इन्हें क्या कह देंगे अपन, बीजांडासन। अच्छा, पुष्पवृंत, वृंत। अब आप देखो ये एक पुष्प का नामांकित चित्र है। अब ये किस प्रकार का पुष्प है, अगर हम इनको जननांगों के तौर पर पहचाने तो ये एक द्विलिंगी पुष्प है। कैसा है, द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी का मतलब ऐसा पुष्प है जिसमें नर एवं मादा जननांग अर्थात पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो, ऐसे पुष्प को द्विलिंगी कहेंगे। और द्विलिंगी का चिन्ह क्या हो जाएगा, ये इसका चिन्ह है। और यदि कोई भी पुष्प एक लिंगी है, मान लीजिएगा एक लिंगी, या तो उसमें स्त्रीकेसर मौजूद है, स्त्रीकेसर का मतलब हो गया वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय से मौजूद है, या फिर ये, और ये नहीं तो या फिर परागकोश, योजी और पुतंतु ये मौजूद है, यानी कि पुंकेसर जिसको कहेंगे ये मौजूद है, तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और एक लिंगी पुष्प अगर पुंकेसर युक्त है तो इसे कह देंगे नर जननांग, चिन्ह ये। और स्त्रीकेसर हो गया तो ये चिन्ह है। ये आपको याद रखना चाहिए, एक जनरल चीज है। पुष्प का नामांकित चित्र जल्दी से बना लीजिएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं जल्दी से। तो अब अपन पढ़ेंगे कि पुष्प का नामांकित चित्र के बाद में पढ़ेंगे कि आखिरकार इस पुष्प के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है। तो हम सीधे के सीधे मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं। आवर्तबीजी पादपों में कुछ भाग मैं मिटा देता हूं इसका, ताकि आपको बराबर समझ में आए। तो चलो हम ये मिटा ही लेते हैं। अच्छा, कौन सा हिस्सा मिटाया बताओ सर जी। आपने बाह्य दिल हटा दिए आधे, आपने आधे पुंकेसर हटा दिए, आपने स्त्रीकेसर तो पूरा ही हटा दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, आपके विचार बिल्कुल सही है। मैंने स्त्रीकेसर का पूरा भाग हटा दिया, इसका मतलब हम नर युग्मकोद्भिद यानी कि पुंकेसर की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, नर जननांग की। किसकी बात करते हैं, नर जननांग की। अमूमन जो होता है पुष्प जो होता है वो एक रूपांतरित प्रहर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि पुष्प एक रूपांतरित प्रहर कैसे होता है, ये इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पुष्प एक, ये कभी कभी किताबों की पहली लाइन होती है। पुष्प एक रूपांतरित प्रहर है। पुष्प एक रूपांतरित प्रहर कैसे है, देखो रूपांतरित प्रहर का मतलब यह होता है कि पुष्प एक लैंगिक जनन स्थल है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि लैंगिक जनन होता पुष्प के अंदर से, और पुष्प के बहुत सारे भाग, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि जैसे जो अंडाशय जो होता है वो हमेशा फल भित्ति में तब्दील हो जाता है। जैसे बाह्य दल है, दलपुंज सूख करके गिर जाती हैं। जैसे बीजांड है वो बीज में तब्दील होता है। तो अगर मान लीजिएगा कि पुष्प से बनेगा क्या, पुष्प के अंदर जनन होगा, और जनन होगा तो बीजांड से क्या बनेगा, बीजांड से क्या बन जाएगा, बीजांड से बीज बनेगा। क्या बनेगा,
बीज बनेगा, और बीज को जब अपन उगाएंगे तो क्या बनेगा, पादप बनेगा। क्या बनेगा, पादप बनेगा। और पादप के ऊपर क्या लगेंगे, पुष्प लगेंगे, और पुष्प के अंदर क्या होगा, फिर से अंडाशय होगा। क्या होगा, अंडाशय होगा, और अंडाशय के अंदर क्या होगा, बीजांड होगा। यानी कि पुष्प धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है, पुष्प कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है। हम यकीन करेंगे कि जो ये लैंगिक जनन है ये बहुत से जटिल प्रक्रिया है। ये रूपांतरित प्रहर का मतलब, इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि पुष्प अपने जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। वो अगुणित तौर से भी गुजरता है और द्विगुणित अवस्था के तौर से भी गुजरता है, यानी कि बीजाणुद्भिद भी होता है, युग्मकोद्भिद भी होता है। वो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता, रूपांतरित होता रहता है, रूपांतरित प्रभाव से अपन कहेंगे। तो कुल मिलाकर के अपन अभी पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में। तो नर जननांग क्या होता है, कैसे नहीं होता है, ये मैंने परागकोश, योजी, पुतंतु, डंठल जो भाग को रखा है, और मैं इनको भी मिटा करके आपको अलग से बड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके समझाते हैं कि आखिरकार इसमें होता क्या है। नर जननांग का मतलब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है इस प्रकार से, तो ये चीज आपके जहन में आनी चाहिए, ये चीज है क्या, आखिरकार ये चीज अपन किसे कहेंगे। तो ये दरअसल संरचना है पुंकेसर की। किसकी संरचना है, पुंकेसर की, जिसको अपन नर जननांग कहेंगे। ये क्या है, ये परागकोश है। ये क्या है, ये परागकोश है। अच्छा, ये भाग वही मैंने बताया योजी, और अभी अभी मैंने इस भाग को बताया दीजिएगा जल्दी से, पुतंतु या डंठल कहेंगे। अच्छा, परागकोश एंथर क्या चीज होती है परागकोश के अंदर। परागकोश जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का हो। अब इनमें क्या फर्क होता है बता दीजिएगा। हाँ जी, फर्क ये है कि इसमें दो पाली है, पहली पाली ये है और दूसरी पाली ये है, और इसमें केवल एक पाली है। तो देखो, कुछ पौधों के अंदर परागकोश है वो दो बराबर कपाटों के रूप में पाया जाता है, तो अपन इसके कहेंगे द्विपालित। अच्छा, ये पुंकेसर किस प्रकार का है, द्विपालित। किस प्रकार का, द्विपालित। अच्छा, ये किस प्रकार का है, एक पालित। तो आप अगर आपने किताब पढ़ी है तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि परागकोश जो इसमें आपको दिख रहे हैं, दो पालित और एक पालित, तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके अंदर परागकोश है वो एक पालित है, वो पाया जाता है। तो ऐसे भी पौधे हैं जैसे मालवेसी कुल के सदस्य हैं, जैसे भिंडी वगैरह इसमें आती हैं, है ना। मालवेसी कुल के सदस्यों में हमेशा परागकोश कैसा होता है, एक पालित। अब एक पालित परागकोश किस प्रकार से संरचना में क्या होता है ये आपको बता देते हैं। अब आप देखो कि हम मानो एक पालित ही परागकोश की बात कर देते हैं। अब इस परागकोश के अंदर क्या होता है कि दो विशेष प्रकार की धानी पाई जाती है। एक परागकोश के अंदर दो विशेष प्रकार की धानी पाई जाती है, और हम इसको कहेंगे लघु बीजाणु धानी। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी क्या है, इससे पहले अपन कहेंगे इसके स्ट्रक्चर से संबंधित अगर आपके पास में ज्ञान हो गया तो लघु बीजाणु धानी में से प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम आसानी से सरल कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज अगर आपको याद है तो, वरना ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है कि हम जरूरी चीज को भूल करके किसी मुख्य मुद्दे पर आकर के बात करेंगे तो मुझे ये लगता है कि वो चीज हमारे दिमाग में से निकल जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि प्रत्येक परागकोश के अंदर, एक परागकोश के अंदर दो लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, और अगर द्विपालित परागकोश है तो आप मुझे बता दीजिएगा कितने लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। तो अगर द्विपालित है तो उसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानी हो जाएगी। ये हमको याद रखना है, और इस प्रकार हम कहें कि इन्हीं बीजाणु धानी में, इन्हीं लघु बीजाणु धानी में परागकणों का निर्माण होता है, और वही परागकण जो नर युग्मकोद्भिद के तौर पर जाने जाते हैं। तो इन्हीं लघु बीजाणु धानी में हम कह देंगे कि किसका निर्माण होता है, परागकणों का, यानी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं परागकण। अच्छा, यही परागकण क्या कहलाते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं परागकोश की, तो परागकोश का ये भाग होता है वो योजी होता है, जो इस डंठल को इस परागकोश के साथ में जोड़े रखता है, और ये भाग पुतंतु हो गया। अगर मैं बात करूं परागकोश की तो ये 4 परागपुटों में विभाजित होता है। परागपुट की जो प्रत्येक जो कोशिका जो होती है वो सघन जीव द्रव्य युक्त बड़ी कोशिका होती है।
परागपुट की प्रति कोशिका बड़ी होती है और सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिका होती है। कैसी होती हैं? सघन जीव द्रव्य युक्त, सघन जीव द्रव्य युक्त, जीव द्रव्य युक्त कोशिका होती है, सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिका होती है। अच्छा, उस कोशिका को क्या कहेंगे? उस कोशिका को कह देंगे प्रपशु कोशिका। क्या कह देंगे? प्रपशु कोशिका। जो किसमें पाई जाती हैं? जो पराग कोश में ही, यानी कि इन्हीं भित्तियों के अंदर अधस्थ त्वचा के रूप में पाई जाती है। अच्छा, ये कहाँ पाई जाती है? इनके चारों तरफ पाई जाती है। अच्छा, फिर ये क्या करेगा प्यारे विद्यार्थियों? ये परिणत विभाजन करेगा। क्या करेगा? परिणत विभाजन। परिणत विभाजन क्या होता है? परिणत विभाजन का मतलब होता है कि कोशिकाएं अपने एक परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत इस प्रकार होती है, और जिसके अंदर एक निश्चित एक जो परिधीय विभाजन होता है, परिधि की ओर विभाजन होता है, उसको परिणत विभाजन अपन कहेंगे। अगर मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो उस समय ये बताऊंगा जरूर कि कोशिका में किस प्रकार से अपनत और परिणत विभाजन क्या होता है, इसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा। तो देखो, प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा दो प्रकार की बड़ी कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। अच्छा, ये अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं कि ये जो प्रपशु कोशिका है, ये प्रपशु कोशिका आखिरकार किसमें पाई जाती है? ये इसी संरचना में पाई जाती है। अब इनको अपन क्या कह देंगे? परागकोश। अच्छा, ये चार परागपुटों के अंदर विभाजित होता है। बिल्कुल जनाब, इसके अंदर ये पाई जाती हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा प्रपशु कोशिका, ये परिणत विभाजन के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एक का नाम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरे का नाम है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। एक का नाम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरे का नाम है बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका और बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, दूसरे का नाम क्या है? बीजाणुजन कोशिका। अब देखो, ये जो प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका आपको दिख रही है, इसका निर्माण किस कोशिका से हुआ है? ये कोशिका है प्रपशु कोशिका। कौन सी कोशिका है? प्रपशु कोशिका। अब देखो, अब आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है, ये किसका निर्माण करेगा? ये लघु बीजाणुधानी की भित्ति का, लघु बीजाणुधानी की भित्ति का। अच्छा, और ये किसका निर्माण करेगा? ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अच्छा, ये वही कोशिका है जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। ओहो, इसका मतलब तो ये हो गया कि परागकण का निर्माण भी बीजाणुजन कोशिका से होता है। बिल्कुल आपका उत्तर सही आएगा कि जब परागकण को उत्पन्न करने वाली अगर प्रथम प्रकार की कोशिकाओं को देखा जाए तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही होती हैं। अब इस ग्राफ को यहां से यहां तक जल्दी से 2-4 लाइन उतार दीजिएगा, इसके बाद में आगे चलता हूं। तो बना दिया होगा आपने, इसको लिख दिया होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, अब हमने कह दिया कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका लघु बीजाणु भित्ति का निर्माण करेगा, और लघु बीजाणुधानी की संरचना और उसकी भित्ति का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, हमने कहा कि जब हम परागकोश को देखेंगे तो इसके अंदर हमें दो प्रकार की लघु बीजाणुधानी दिखेगी। अच्छा, आपको कितने प्रकार की लघु बीजाणुधानी दिखेगी? 2 प्रकार की। अच्छा, अगर द्विपालित है तो 4 हमें लघु बीजाणु दिखेगी, यानी कि संख्या में 2 और संख्या में 4। इसके अंदर ये एक पालित है तो 2 लघु बीजाणुधानी दिखेगी। अच्छा, लघु बीजाणुधानी कैसे होती है? इसका अनुप्रस्थ काट हमने काटा। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बता चुके हैं वैसे, और अगर ये जैसे मेरे पास में एक पेन है और मैं इसकी अनुप्रस्थ काट काटना चाहूंगा तो इसकी आड़ी काट को अनुप्रस्थ काट ही कहेंगे। इसका अगर मैं सेक्शन बनाना चाहूँ तो अगर इसका आड़ी काट काटूं तो हम उसको कह देंगे अनुप्रस्थ काट, और अगर मैं इसकी अनुलंब काट काटूं, खड़ी काट काटूं तो इसको अनुदैर्ध्य या फिर इसको अनुलंब काट कहेंगे। तो हमने क्या किया कि इसके अनुप्रस्थ काट काटी, तो काटने के बाद में हमें इस प्रकार की चतुष्क संरचना हमारे जहन में नजर आती है। अब देखो, ये चतुष्क संरचना यानी कि जिसके 4 कोने आपको स्पष्ट नजर आएंगे। तो बता देते हैं कि ये संरचना भाई हमारे नजरों के अंदर कहां से आई? ये परागकोश की हमने अनुप्रस्थ काट काटी तब आई। मान लीजिएगा
काट काट दी। अच्छा, इसमें कितने भाग दिखेंगे अपन को? कुल 4 भाग दिखेंगे। अच्छा, सबसे बाहरी भाग क्या कहलाएगा? देखो, ये एक संरचना आपको किसकी दिख रही है? ये लघु बीजाणुधानी की। तो कुल मिलाकर के ये लघु बीजाणुधानी है, ये चतुष्क है। कैसा है? चतुष्क। चतुष्क का मतलब 4 कोने आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। अच्छा, ये चतुष्क लघु बीजाणुधानी कह दिया, लघु बीजाणुधानी नाम लिख दिया, लघु बीजाणुधानी। अब इसकी जो मैंने कहा था भित्तीय कोशिका, वो इसकी भित्ति का निर्माण करती है। तो भित्ति होती है ना उसकी, प्यारे विद्यार्थी, वो 4 प्रकार की होती है। पहली जो बाह्य भित्ति होती है, अगर परिधि से भीतर की ओर जाए, अपन इसकी संरचना को देखते हुए परिधि से भीतर की ओर जाए तो हमें 4 प्रकार की संरचना दिखेगी। पहला जो भाग होगा वो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होगा। अच्छा, दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? दूसरा भाग हो जाएगा मध्य परत, यानी कि मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। अच्छा, तीसरा भाग एंडोएंथीसियम हो जाएगा। तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? एंडोएंथीसियम